जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि स्वस्थ रहना है तो खाना पकाने के ढर्रे को बदलें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। खाने की आदतें एवं विधियां बदली जाएं। हरे और सूखे का अंतर लगभग वैसा ही है जैसा जीवित और मृतक का। खाद्य पदार्थों में हरेपन का, गीलेपन का होना उनकी रसता का, जीवित होने का चिन्ह है। पानी सूखने के साथ साथ उनकी कोमलता, स्वादिष्टता ही नष्ट होगी। अनेक उपयोगी तत्व भी चले जाते हैं। हरी घास और सूखे भूसे के अंतर को पशु भी समझते हैं। घास खाने वाले पशु मोटे तगड़े रहते हैं और भूसों पर गुजारा करने वाले थक जाते हैं, कम परिश्रम कर पाते हैं और कम दूध देते हैं। आहार के बारे में भी यही बात है। जड़ों द्वारा भूमि से निकला हुआ और पेड़ों की नस नाड़ियों में घूमता हुआ रस अनेक उपयोगी रासायनिक पदार्थों से युक्त होता है। सूखने के बाद उनकी यह उपयोगिता चली जाती है और जो कुछ शेष रहता है वह कामचलाऊ भर होता है। आहार स्वाद, तृप्ति और पेट की जलन मिटाने के लिए नहीं है, वरन उसका वास्तविक उद्देश्य शरीर की क्षति को पूरा करना और उसके विकास में योगदान देना है। यदि यह बात समझ ली जाए तो आहार के गुणों पर ध्यान देना होगा। मनुष्य शाकाहारी है। वनस्पतियों की जड़ें, पत्ते, फूल, फल खाकर ही वह गुजारा करता है। स्पष्ट है कि वनस्पतियां तभी तक अपने गुणों से भरपूर रहती हैं जब तक वे हरी रहती हैं, अस्तु प्रयत्न यह करना चाहिए कि उन्हें हरे रूप में ही कच्ची खाया जा सके। यदि पाचन की सुविधा और स्वाद परिवर्तन की दृष्टि से पकाना, उबालना ही पड़े तो उसे मंद आग पर कम से कम मात्रा में ही अग्नि संपर्क करना चाहिए। वस्तुएं जितनी अधिक सूखी, पुरानी, भुनी, तली होंगी, उतना ही उनका गुण घटता जाएगा और उनसे पोषण भी उसी अनुपात से कम मिलेगा। आज के प्रचलन में अन्न को प्रधानता मिली है। वही सुलभ है और सस्ता पड़ता है। फल उत्पादन में भूमि बहुत घिरती है और शाक देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर स्वाद की दृष्टि से दूसरी चीजें बाजी मारने लगी हैं। ऐसी दशा में फल, शाकों की ओर से उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों की ही उपेक्षा होगी। वह घटेगा ही। यही हुआ भी है। हमें अन्न पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि उसमें जितना कुछ पोषण है, कम से कम उसका उपयोग तो पूरी तरह कर लिया जाए। इन दिनों होता यह है कि हरे अनाज का छिलका फेंक दिया जाता है और उसका सूखा हुआ गूदा आटे के रूप में काम आता है। छिलकों में कसैलापन होता है और वे कड़े होने के कारण पकाने चबाने में उतने सरल नहीं होते। इसी कमी के कारण वे हटा दिए जाते हैं और पशुओं के काम आते हैं। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजों का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी अंश इस छिलके में ही होता है। जीवन और शक्ति का सबसे बड़ा भाग इन्हीं में होता है, किंतु अज्ञानवश उन्हें निर्दयता पूर्वक फेंक दिया जाता है। सूर्य की किरणों से ही प्रत्येक प्राणी व वनस्पति को जीवन मिलता है। किरणें बीज फलों के रूप में हिस्से से टकराती हैं और सबसे अधिक पोषक तत्व जमा होते रहते हैं। विटामिन बी, विटामिन डी जैसे जीवन तत्व आमतौर से अनाज के छिलके में ही पाए जाते हैं। कमजोर व्यक्तियों को शक्तिदायक औषधियों के रूप में डॉक्टर लोग अक्सर विटामिन बी का सेवन कराते हैं। औषधि रूप में उसका बहुत थोड़ा अंश पच पाता है। शेष पीला पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। गेहूं के छिलके में विटामिन बी की उतनी ही मात्रा रहती है जितनी कि मनुष्य का पेट आसानी से पचा सके। साथ ही दूसरे तत्व भी उसे पचाने में मदद करते हैं। गूदे में रहने वाले कैल्शियम आदि पदार्थ उसके शक्कर भाग को पचा देते हैं, किंतु अकेली चीनी उतनी सफलता से नहीं पचती। यही अंतर गेहूं के छिलके में रहने वाले विटामिन बी और बाहर से खाए कैप्सूल में रहता है। छिलका युक्त गेहूं खाया जाए तो डॉक्टर द्वारा सुझाए हुए कीमती टॉनिकों से अधिक लाभ हो सकता है, पर हम हैं जो भूसी छानकर फेंक देते हैं और उसका गूदा भर काम में लेते हैं। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई चाय का रस निकालकर फेंक दे और जो लुगदी बचती है उसी को सब कुछ समझकर काम में लाए। हीरे की अंगूठी का नग निरर्थक समझकर फेंक देना और शेष खोखले को ही सब कुछ मानना अनाड़ीपन है। ठीक इसी प्रकार अन्न के छिलके उतारकर गूदा आटा भर खाने
की बात को भी मूर्खतापूर्ण समझा जाना चाहिए। जिन अन्नों के छिलके आसानी से खाए जा सकते हैं, उन्हें बिना छाने ही खाना चाहिए। जौ जैसे कुछ ही अनाज ऐसे होते हैं जिनका छिलका कड़ा और दुष्पाच्य होता है, उसे निकालना पड़ता है। शेष सभी अनाज आसानी से छिलके सहित खाए जा सकते हैं। दाल छिलके समेत ही खानी चाहिए। दो दल वाले अनाजों को दालों की संज्ञा में गिना जाता है। उनके जोड़ने पर एक निशान चोंच जैसा उभार होता है। तोड़ने पर उस जगह एक गांठ मिलती है। इसी केंद्र को उनका सार भाग समझना चाहिए। चना, मूंग आदि पूरे घुनकर खोखले हो जाते हैं, पर उनका यह जोड़ चोंच वाला भाग ठीक रहे तो बोने पर अंकुर अवश्य उगेगा। इसके विपरीत यदि यह केंद्र नष्ट हो जाए और पूरा दाना यथावत बना रहे तो उसके उगने की कोई संभावना नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह चोंच जोड़ वाला केंद्र कितना महत्वपूर्ण है। इसे अलग कर देने पर आधे से अधिक सार तत्व गंवा दिया जाता है। दालें दो टुकड़े करके पकाने की अपेक्षा यदि साबुत ही खाई जाएं तो वे कहीं अधिक पोषक सिद्ध होंगी। यदि दलकर दो टुकड़े ही करने हों तो इतना तो करना ही चाहिए कि उन्हें छिलके समेत पकाया जाता। छिलका कुछ कसैला होता है और देखने में काला लगता है। इससे उसे फेंक दिया जाता है और यह नहीं सोचा जाता है कि पदार्थ के कितने कीमती भाग को हटा दिया गया और कम महत्व वाले को ही सब कुछ मान लिया गया है। इस भूल के कारण हम भोजन के नाम पर तो बहुत होते हैं, किंतु परसी थाली में छूछ ही शेष रहने देते हैं। चावल का प्रचलन बहुत है, पर दुर्भाग्य से उसके ऊपर की कीमती परत जो भूरे रंग की होती है, हटाकर अलग कर दी जाती है। मिल का पॉलिश किया हुआ चावल आमतौर से ऐसा ही होता है। धान का छिलका तो चावल का डिब्बा भर है। उसे तो नारियल खोखले की तरह हटाना ही पड़ेगा, पर चावल की ऊपरी भूरी परत अलग नहीं की जानी चाहिए। देखने में भले ही भात उतना सफेद सुंदर ना लगे, तो भी वह परत वाला चावल बहुत गुणकारक होता है। बाजार में ऐसा चावल ना मिले तो धान समेत खरीद कर उसे घर में ओखली में कूट लेना चाहिए और छिलका हटाने के बाद परत समेत चावल पकाना चाहिए। दालों के बारे में यही आदत डाली जाए कि वे साबुत पकाया करें। कम से कम उनका छिलका तो हर हालत में बना ही रहे। यहाँ एक बात और स्मरण रखने की है कि आटा पीसने की चक्की को स्वास्थ्यदायिनी देवी की तरह घर घर में प्रतिष्ठित रखा जाए। हृदय, फेफड़ा, जिगर, पेट, पेड़ू, कंधे, हाथ आदि अति महत्वपूर्ण अवयवों का संतुलित व्यायाम चक्की पीसने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकता। आहार की तरह ही व्यायाम का भी स्वास्थ्य रक्षा से घनिष्ठ संबंध है। स्त्रियों को भोजन बनाने, झाड़ू लगाने जैसे काम तो ढेरों करने पड़ते हैं, पर उनसे बड़े व्यायाम की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। इस कमी के कारण धड़ के भीतर रखा हुआ इंजन खराब होने लगता है, अपच रहता है और गर्भाशय जैसे कोमल अंगों को पुष्टि नहीं हो पाती। धड़ के भीतर वाले अंगों की मजबूती के लिए उनका व्यायाम भी आवश्यक है। इसकी पूर्ति उतना अच्छी तरह चक्की पीसने से ही हो सकती है, उतनी और किसी उपाय से नहीं। यों कपड़े धोना, दही मथना भी पुराने जमाने में कई व्यायाम थे, पर उनका प्रचलन भी घट गया है और कम परिश्रम में इन कामों को कर देने वाले उपकरण निकल आए हैं। मशीन की चक्कियों ने हाथ चक्की का भी पत्ता काट दिया है। यह कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बुरा ही हुआ है। जहाँ स्वास्थ्य का महत्व समझा जा रहा हो, वहाँ हाथ चक्की का प्रचलन करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल शारीरिक श्रम करने वालों को छोटा और आराम तलब लोगों को बड़ा माना जाता है। परिश्रम में बेइज्जती और आराम में खुशहाली समझी जाती है। यह मान्यता दरिद्रता की निशानी और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अहितकर है। यह मान्यता बदली जानी चाहिए और पैसा बचाने की दृष्टि से न सही, स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम व्यायाम मानकर ही पीसने का कम से कम थोड़ा बहुत अभ्यास तो जारी रखना ही चाहिए। घर की सभी महिलाएं यदि इस दिशा में उत्साह दिखाएं तो फिर नववधुओं को भी इसमें अपमान और दबाव अनुभव न होगा। हल्का, संतुलित एवं उत्पादक व्यायाम चक्की पीसने से बढ़कर दूसरा कोई कदाचित ही हो सके। इसमें पैसे की बचत प्रत्यक्ष है।
मशीन की चक्की पर अनाज पहुंचाना, वापस लाना, पिसाई का पैसा देना, छीजन के नाम पर कटौती का आटा कम मिलना आदि काफ़ी महंगा पड़ता है। महंगे अनाज में सस्ता मिला देने और तराजू में हेरा-फेरी करके कम तौलने में कोई कोई चक्की वाले अपनी उस्तादी दिखाते हैं। उस समय और पैसे की बर्बादी से हाथ की चक्की सहज ही बचा सकती है। मशीन की चक्कियाँ तेजी से पीसती हैं और आटा आग जैसा गर्म हो जाता है। इस अनावश्यक गर्मी से आटे के बहुत सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। हाथ की चक्की धीरे-धीरे पीसती है और उसका ठंडा आटा गुणों की दृष्टि से कहीं अधिक अच्छा रहता है। इन सब बातों पर जहाँ ध्यान दिया जाएगा, वहाँ चक्की को बेइज्जती की नहीं, समझदारी की निशानी माना जाएगा और यदि वह बेकार पड़ी है, तो संभालने का और यदि नहीं है, तो मंगाने का प्रयत्न किया जाएगा। सूखे अनाजों को पुनः हरा करने का अच्छा तरीका यह है कि उन्हें अंकुरित कर लिया जाए। पानी में एक दिन भिगोए रखा जाए, दूसरे दिन भीगे तौलिए में उन्हें बांधकर हवा में लटका दिया जाए और पानी के छींटे लगाते रहने की व्यवस्था बनाकर उन्हें सूखने न दिया जाए। तो 1-2 दिन में उनमें से अंकुर फूट जाता है। इस स्थिति में अनाज भी हरे अन्न की तरह ही हो जाता है और उसे कच्चा अथवा उबालकर खाया जा सकता है। जिनके पेट कमजोर हैं, वे प्रायः कच्चे अन्न ठीक से नहीं पचा सकते। उन्हें उबालकर दिया जा सकता है अथवा तवे पर हल्की आग में गर्म किया जा सकता है। स्वाद प्रिय न हो तो नमक, नींबू, जीरा, धनिया जैसी चीज़ें भी डाली जा सकती हैं। इन पर गेहूँ, चना, मूंग आदि उगाकर खाए जाएं तो उनसे अच्छे खासे पोषक तत्व मिल सकते हैं। सूखने से पूर्व अन्न जब तक हरे रहते हैं तब तक उनकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, गेहूं की बालों तथा भुट्टे भूनकर किसान लोग बड़ी रुचिपूर्वक खाते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें बाजार में भी बिकने आती हैं। मक्के के भुट्टे और मटर के दाने तो फसल पर अक्सर सब्जी वालों की दुकान पर मिलते हैं। जिन्हें इस प्रकार का अन्न मिल सके, उपभोग में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें से हरे चना, मटर तो शाक भाजी के काम भी आ सकते हैं। सूखे फलों में छुआरे की अपेक्षा खजूर, किशमिश की अपेक्षा अंगूर, सूखी नारियल गिरी से उसका पानी और कच्चा गूदा, सूखे अंजीर से हरे अंजीर इसलिए अच्छे माने जाते हैं कि उनमें समूचे पेड़ का प्राकृतिक रस विद्यमान रहता है। सूखे आमचूर की अपेक्षा कच्ची आम की चटनी में अधिक जान रहती है। यही बात सूखे आंवले, पुदीना, धनिया, मिर्च, अदरक आदि पर भी लागू होती है। यह चीज़ें सुखाई हुई भी बाजार में बिकती हैं पर हरी के जितने गुण उनमें शेष नहीं रहते। हमारा आहार समय और धन तो काफ़ी खर्च करा लेता है पर उसमें पोषक तत्व तो नहीं रहते। फलतः कुपोषण के कारण जनसाधारण का स्वास्थ्य गिरा हुआ रहता है। दुर्बलता और उदासी छाई रहती है। तनिक भी गर्मी, सर्दी और प्रतिकूलता उत्पन्न होते ही बीमारियां धर दबोचती हैं। बच्चों के शरीर की वृद्धि तेजी से होती है और पेट कमजोर होते हैं। अस्तु उन्हें अधिक संतुलित एवं पोषक तत्वों से युक्त आहार की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग इस संबंध में न तो आवश्यक जानकारी ही रखते हैं और न जानकर लोग ध्यान देते हैं। फलतः बच्चों का विकास आरंभ से ही रुक जाता है। दुर्बलता एवं रुग्णता बचपन से ही उनके साथ हो लेती है और जिंदगी भर तंग करती है। यदि हमारी स्वाद, रुचि एवं निर्माण विधि में थोड़ा परिवर्तन किया जा सके तो उतने भर से कुपोषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट का समाधान निकल सकता है। आवश्यक नहीं कि बहुत कीमती खाद्य पदार्थ ही खरीदे जाएं। जो खाते हैं उसी को सऊर सलीके से थोड़े हेर फेर के साथ पकाने खाने लगें तो उतने भर से जमीन आसमान जितना अंतर हो सकता है। हमारी गिरती हुई तंदुरुस्ती संभल सकती है और बलिष्ठता की दिशा में बढ़ सकती है। चटोरेपन पर अंकुश लग सके, मिर्च मसाले, मिठाई, खटाई की भरमार रुक सके और खाद्य पदार्थों के स्वाभाविक स्वाद में रुचि एवं संतोष का समावेश हो सके तो पेट पर अनावश्यक भार लदना बंद हो जाएगा और स्वाद में ठूस ठूस कर खाने के कारण जो अपच उत्पन्न होती है उसके कहीं दर्शन भी न होंगे। अपच पर काबू पाया जा सके तो 3/4 बीमारियों का अंत हुआ ही समझना चाहिए। पाकशाला में से भूनने तलने की विधि बहिष्कृत कर दी जाए, कढ़ाई को उठाकर एक कोने में पटक दिया जाए,
मसाले नाम मात्र को प्रयोग हों तो समझना चाहिए कि स्वास्थ्य संरक्षण मार्ग में खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अवरोध हट गया। पकाने की विधि में तेज आग का प्रयोग बंद किया जाए और भाप से हल्की आग पर पकाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। भाप से पकाने वाले स्टीम कुकर किसी भी नगर में मिल सकते हैं। यह प्रायः 3-4 डिब्बों के होते हैं। नीचे छोटी सी अंगीठी रहती है। इन डिब्बों में दाल, चावल, शाक थोड़ा पानी डालकर पकाने रख दिया जाए और वे धीमी-धीमी आग पर 2-3 घंटे में पककर तैयार हो जाते हैं। ये वस्तुएं स्वादिष्ट भी होती हैं और उनके जीवन तत्व भी नष्ट नहीं होने पाते। अब प्रेशर कुकर भी चल पड़े हैं। उनमें दबाव और गर्मी अधिक रहने से भोजन जल्दी पक जाता है, स्वादिष्ट भी रहता है, किंतु दबाव तथा गर्मी की अधिकता के कारण उतनी सरसता सुरक्षित नहीं रह पाती जितनी भाप की मंद गति से मंदी आग पर पकाने वाले पुराने ढंग के स्टीम कुकरों में बनी रहती थी। बनाने की दृष्टि से भी वह सुविधाजनक रहते हैं। प्रेशर कुकर में पकाने का समय पूरा हो जाने पर भी यदि उसे आग पर रखा रहने दिया जाए तो जलने फूटने का खतरा रहता है, किंतु स्टीम कुकर में थोड़े से कोयले डाल देने और वस्तुएं चढ़ा देने के बाद निश्चिंत रहा जा सकता है। वह पक तो 2-3 घंटे में ही जाएगा, पर उसे वैसे ही 4-6 घंटे के लिए बिना देखभाल के छोड़ा जा सकता है। इतनी देर बाद भी भोजन गर्म, स्वादिष्ट और यथावत निकलेगा। बड़े स्टीम कुकर अपने हाथों थोड़ी सी लुहार की मदद करके आसानी से बनाए जा सकते हैं। मिट्टी के तेल वाले कनस्तर में कड़ा ढक्कन बनवा लिया जाए, उसके पेंदे में थोड़ा पानी भरकर उसमें एक के ऊपर एक कई भगोने रख दिए जाएं, ऊपर वाले को ढक दिया जाए। कनस्तर के पेंदे से भगोने का पेंदा चिपके ना, इसके लिए लोहे या मिट्टी का घेरा रख दिया जाए। बस स्टीम कुकर तैयार है। चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए और भाप कम ही मात्रा में निकले, इसका ध्यान रखा जाए तो बड़ी मात्रा में भी भोजन पक सकता है। रोटी तो इसमें नहीं पक सकती, पर डबल रोटी, बाटी किस्म की कुछ चीजें पकाने की तरकीबें निकाल ली गई हैं। सब मिलकर रसोई घर का एक अनिवार्य उपकरण यह भाप कुकर बनना चाहिए और इसका प्रशिक्षण सर्वत्र होना चाहिए। इसके सहारे पकाते समय भोजन का सार तत्व जो बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट होता रहता है, सरलता पूर्वक बचाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।